अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कम्युनिटी फार्मेसी डेवलप करने के लिए इनिशियल क्या मेजरमेंट्स चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भेजा है इन्होंने, अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन किसकी तरफ से आया, तो उसके लिए अच्छा अभी क्वेश्चन आना शुरू हो गए। थैंक यू जफर साहब, आपने क्वेश्चन व्हाट्सएप के ऊपर भेजे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कम्युनिटी फार्मेसी डेवलप के लिए मेजरमेंट्स क्या चाहिए। अच्छा, यूके के अंदर बहुत डिफरेंट सेटअप है, पाकिस्तान के अंदर बहुत डिफरेंट सेटअप है, तो दोनों के सेटअप को कंपेयर नहीं कर सकते। यहां पर तो आप सेटअप लगा ही नहीं सकते जब तक जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल की आपके पास अप्रूवल ना हो। और पूरे यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त लाइसेंस जो है फार्मेसी के वो बंद हो चुके हैं। बहुत सारे लाइसेंसेस की टाइप्स होती है यहाँ पर। एक लाइसेंस होते हैं कि आप जो है वो नॉर्मल आवर्स जो आपके होते हैं, तकरीबन मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 35 से 35 आवर्स मेरे ख्याल से मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे एनएचएस के। उसका मतलब है कि एनएचएस जो है वो यहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है, तो वो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और आपको जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल अलाउ करता था कि आप फार्मेसी प्रीमिसेस खोल सकते हैं। लेकिन ये प्रीमिसेस जो खुलती हैं तो उसके ऊपर वो डिवाइड होती है कि कितनी पॉपुलेशन के एरिया के अंदर कितनी सर्जरीज हैं पर डॉक्टर और पर पेशेंट, उस हिसाब से आपको फार्मेसिस्ट की जरूरत होती है कम्युनिटी के अंदर। तो वो ऐसा नहीं है कि आप एक इलाके के अंदर 3 फार्मेसियां हैं जो ऑलरेडी उस पूरे एरिया की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही हैं, तो वो अब चौथी बंदा मैं डिसाइड करूं कि यार मैं भी इसके बराबर एक फार्मेसी खोल लूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आप यूके में देखेंगे कि 2-3 फार्मेसियां एक स्ट्रीट के ऊपर होंगी। तो प्राइमरीली उसकी वजह यह भी होती है कि वहां पर जीपी सर्जरीज ब्लॉक्स में होती हैं, मतलब एक बिल्डिंग है जीपी सर्जरीज, वहां पर तकरीबन 10 या 12 जीपी बैठ रहे हैं। अब वो उसकी कोप एक फार्मेसी पूरी नहीं कर सकती, या फिर उस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लंदन में फॉर एग्जांपल एक ही स्ट्रीट के ऊपर आपको 3 से 4 फार्मेसी भी मिलेंगी। तो लंदन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो वहां पर चीजें डिफरेंट है। इसके बरक्स आप लंदन से दूर चले जाएं तो पॉपुलेशन कम होती रहती है। तो अब उसके हिसाब से परमिशन मिलती थी पहले कि आप जो है ना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स जीपीएससी के लिए, वो बंद हो चुकी है। अब कोई बंदा भी ये चाहे कि वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आवर्स की फार्मेसी खोलना चाहे तो वो खोल नहीं सकता, खरीद सकता है। मतलब जो एग्जिस्टिंग फार्मेसी ओनर्स हैं उनसे वो बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात रही कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे तो अब उनकी भी बात हुई थी कि ये भी बंद हो जाएंगे, वो थे एक्सटेंडेड आवर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वो एक्सटेंडेड आवर्स कॉन्ट्रैक्ट एनएचएस के इसलिए इश्यू हो रहे थे या हो रहे हैं अभी भी कुछ इलाकों में अगर हैं तो उसकी वजह ये कि वो फार्मेसी के वो एरियाज जहां पर फार्मेसी नॉर्मल आवर्स कॉन्ट्रैक्टेड है और वहां पर जरूरत है एक्सटेंडेड आवर्स की। एक्सटेंडेड आवर्स क्या है? 100 आवर्स पर वीक। 100 आवर्स पर वीक का मतलब है कि आप तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स पर डे टाइम्स 6 खोलेंगे तो आपकी 96 आवर्स बनेंगी, और फिर आपको संडे भी खोलना पड़ेगा 4 आवर्स के लिए। तो ये एक्सटेंड आवर्स का की जो सर्विसेज है एनएचएस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं जो फार्मासिस्ट हैं, तो उसका मकसद ये कि इलाके के अंदर जिन लोगों को फार्मासिस्ट की ज़रूरत हो तो वो लेट आवर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं वर्किंग इंडिविजुअल हूँ और मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, मैं घर आता हूँ तो 6 बजे आता हूँ, उस वक्त तो मेरी फार्मेसी क्लोज है। तो अब अगर मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है जो मुझे पिक करना है, या फार्मासिस्ट को माइनर एलिमेंट के लिए जाना है, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे इशू है जिसके लिए मुझे फार्मासिस्ट को देखने की ज़रूरत है, तो लेट आवर्स फार्मेसीज हर एरिया के अंदर एक आध होती हैं मौजूद। तो वो कोई 10 बजे तक खुली है, कोई 11 बजे तक खुली है, कोई 12 बजे तक, कोई डिपेंड करता है कि वो पर डे उन्होंने 100 आवर्स पर वीक करने हैं, तो उनकी अरेंजमेंट्स क्या है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो चाहेंगे वो 6 डेज खोलें तो वो कुछ दिन 17 घंटे खोलें, 18 घंटे खोलें। नॉर्मली एवरेज ऑन एन एवरेज 16 आवर्स पर डे फार्मेसी खुलती है लॉन्ग आवर्स के अंदर। अच्छा, खुलने के बाद उसका सेटअप क्या है? सेटअप के अंदर उसकी चीज़ें, एनएचएस का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट, पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी इज अ शॉप, कि आपने शॉप खोल ली, आपके अपने हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करें, आपको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो आपकी फीजिबिलिटी है, जो आपकी एरिया की रिक्वायरमेंट है, जो आपके पेशेंट्स की डिमांड है। इसके अलावा आप वहाँ पर अपनी मेडिसिन रखें। और अगेन पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके जीपीज जिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे आपको वो रखनी है ताकि वो चलें। यहाँ पर वो डिफरेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉरी मुझे जफर साहब की कॉल लेनी है। जी जफर, ओके ठीक है। जफर साहब ने कुछ क्वेश्चन मुझे भेजे हैं जो आप लोगों ने किए हैं वहाँ पर, तो उसको जो है रिप्लाई करूँ। तो मैं फिर इस बात को कंप्लीट करता हूँ जो मैं बात कर रहा था अपनी, कि फार्मेसी जो है
पाकिस्तान के अंदर डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर्स के एरिया के अंदर हैं और किस डॉक्टर्स की सर्जरी में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस एक तो जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर नहीं है, जिसका मतलब ये कि वो जो पेशेंट की डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उनको केमिकल नेम लिखना चाहिए। डॉक्टर्स शुडंट हैव एनी कंसर्न कि आप किस कंपनी की दवाई खरीदें। दिस शुड बी द पेशेंट चॉइस, नॉट डॉक्टर्स चॉइस। डॉक्टर्स की जो काम है वो है कि आप डिजीज को डायग्नोस करें। आप बताएं भाई किसी को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आप उसको मॉक्सिसिलिन दे रहे हैं, मॉक्सिसिलिन काम नहीं करेगी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं या क्लेरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो आप उसका जेनेरिक नेम लिखें। जब आप जेनेरिक नेम लिखेंगे अब पेशेंट के ऊपर है कि वो किसी भी फार्मेसी में जाके वो प्रिस्क्रिप्शन दे दे और किसी भी फार्मेसी से कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, वो लोकल हो, इंटरनेशनल हो, मल्टीनेशनल कंपनी का हो, कहीं का भी हो, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट मिल जाए। तो इससे यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी और फिर डॉक्टर्स के जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगता है, जाहिर है 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता है, वो भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रांड नेम नहीं ले, आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि आप इस कंपनी की दवाई लें। तो अब इसका इफेक्ट कब पड़ता है? फार्मेसी बिजनेस के ऊपर। ये सारी बातें मेंशन का मकसद ये क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर जिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ एफिलिएशन रखता है और वहां से बेनिफिट लेता है वो उन्हीं की दवाई लिखेगा। अब चाहते हुए या ना चाहते हुए आप अपनी फार्मेसी में उसी कंपनी की दवाई रखेंगे क्योंकि वो बिक रही है और आपको उस कंपनी से कोई ऐसा सच फायदा भी नहीं हो रहा है। जो फायदा क्लिनिक्स को हो रहा है कि भाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज आके डॉक्टर्स के क्लिनिक तो कहेंगी कि भाई हम आपका क्लिनिक पूरा रेनोवेट करा देंगे। फार्मासिस्ट को तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे जेनेरिक्स तो फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसे पुश करेंगे कि आप हमारी जो है प्रोडक्ट्स रखें। यहां पर जो ये पैसा लगा रही है मार्केटिंग के ऊपर या पैसा लगा रही है कि हम सेल्स किस तरह बूस्ट करें अपनी, तो वो जो पैसा लग रहा है उसका जो परसेंटेज है वो जाएगा फार्मेसी के अंदर। अब अगर वो जो फार्मेसी में पैसा जाएगा तो क्या होगा? फार्मेसी उनकी दवाई रखेगा, पेशेंट को काउंसिल करेगा कि यार ये कंपनी की दवाई उस कंपनी से बेटर है इसलिए मैं रख रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। अब जाहिर है लोग आएंगे, लोगों को चॉइसेस मिलनी चाहिए कि भाई क्लेरिथ्रोमाइसिन अगर कंपनी ए की है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, तो कंपनी ए की 15 रुपए की एक गोली है या 28 का पैक है और बी कंपनी का जनाब पैक है 25 रुपीज़ का और ये सी कंपनी है जो मल्टीनेशनल है और बहुत बड़ी कंपनी है, इसका पैक है 50 रुपीज़ का। तो आपको कौन सा लेना है? हमारे पास तीनों कंपनीज अवेलेबल है। तो पेशेंट सोचेगा ठीक है, अब मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पर जाऊँगा तो मैं बोलूँगा यार मुझे सबसे अच्छी कंपनी की दवाई चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे मेक श्योर करना है कि वो दवाई एक्चुअली जाके अंदर काम भी करे। मैं ऐसी कंपनी की दवाई नहीं लूँगा जो काम नहीं करेगी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि वो कंपनी आके आपको पैसे देंगी ताकि आप अपना फार्मेसी बिजनेस जो है ना उनकी कंपनी के हिसाब से बूस्ट करें। वो स्टॉल्स भी लगाएंगे, आप एक रेनोवेट भी करेंगे। ये जो मनी आएंगे ना एक्स्ट्रा पैसे जो फार्मेसी कंपनी से, ये फार्मेसी अपनी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर सकता है, फार्मेसिस्ट एक और फार्मेसी रख सकता है, फार्मेसिस्ट की सैलरी बढ़ सकती है, फार्मेसिस्ट का ओनर जो है उसके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है डेवलप करने के लिए। यहां पर कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का रोल डेवलप होता है एक्स्ट्रा फंडिंग। यूके में कैसे डेवलप हो रहा है? यूके में तो सारा एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सर्विस, फार्मेसिस्ट को भी पैसे दे रही, डॉक्टर्स को भी पैसे, सबको पैसे दे रही है, तो गवर्नमेंट का है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट आप सर्व, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अंदर जनाब पेशेंट आए 5 मेडिकेशंस के ऊपर, मुझे उसको मेडिसिन रिव्यूज करने हैं उसके 5 मेडिसिन पर, मैं करूंगा, वो बहुत खुश होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे क्या देंगे? अगर मैं चार्ज करूंगा कि भाई 2000 रुपीज आपका मेडिकेशन यूज रिव्यू करूंगा तो कोई भी नहीं आएगा। पाकिस्तान में बोलेगा 2000 रुपीज सिर्फ रिव्यू करने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि रिव्यू कितना जरूरी है उनके लिए, कि वो जो मेडिकेशन लॉन्ग टर्म ले रहे हैं वो किस तरह एफिशिएंटली काम करेंगी और अननेसेसरी प्रिस्क्राइबिंग को हम किस तरह रोक सकते हैं। इसको पॉलीफार्मेसी भी कहते हैं कि अगर आपके डॉक्टर ने 5 दवाइयां आपको लिख दी हैं तो फार्मासिस्ट बता सकता है कि वो 5 दवाइयों और आपके सिम्टम्स के साथ, डिजीज के साथ उसका मैच किस तरह जा सकता है और किस तरह इंप्रूव हो सकता है। हो सकता है कि आपका फार्मासिस्ट आपको एडवाइस करे नहीं 5 नहीं 4 की जरूरत है या 3 की जरूरत है, इसमें आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह आपकी कॉस्ट लॉन्ग टर्म में बचेगी, लेकिन चीजें अंडरस्टैंड करने की। तो पाकिस्तान के अंदर सेटअप लगाने के लिए डिफरेंट चीजें कंसिडर करने की, यूके में सेटअप लगाने के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं कंसिडर करने की, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस और कौन सी एरिया में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं लाइव क्वेश्चन कैसे देखूं? मुझे ये आ गया, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एनी रिसर्च ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस। अच्छा, कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस है, जाहिर है वायरल ट्रीटमेंट, वायरस या वायरल इलनेस की ट्रीटमेंट जो है वो एंटीवायरल से ही होती है, एंटीबायोटिक से नहीं होती। अब कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं,
इट्स नॉट गोना वर्क। तो सिंपल ये मैसेज है, कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज एक तो ये है कि इस्लाम ने आपको बता दिया पाक कैसे रहना। सिंपल सी बात है, पहली चीज, सबसे पहली जो मेन चीज है वो नोट करें कि मुसलमान जब बाथरूम जाता है तो पानी से वॉश करते हैं जरूरत के बाद। किससे? पानी से। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सही है, कोई चीज ज्यादा एसिडिक नहीं है ना ज्यादा अल्कैलिनिक है, बिल्कुल न्यूट्रल है, आप उससे वॉश करते हैं, हाथ वॉश करते हैं, सही है। अब यहां पर क्या हो रही चीजें, यहां पर टिश्यू से वाइप हो रहे हैं, वॉश नहीं हो रहे, तो यहां पर गंदगी क्रिएट हो रही है। फिर हमारे यहां सुन्नत है खाने से पहले हाथ धोना, वजू करना नमाज से पहले, 5 वक्त वजू बावजू रहना सुन्नत है। अब वजू के अंदर जो चीजें मैंने कल वीडियो में डिस्कस की हैं कि आप देखिए कि बॉडी की जो भी एक्सट्रीमिटीज हैं, वो आपके हाथ के कोने हो, सर का कोना हो, कान का कोना हो, मुंह का कोना हो, नाक का कोना हो, या फिर पूरी बॉडी अगर आप जा रहे हैं जो कवर्ड है, जो एक्सपोज एरिया उनकी बात कर रहे हैं। और एक्सपोज एरिया वो हैं कि जो बाहर की चीजों से एक्सपोज होते हैं और जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जा सकता है। अब पैर हैं, अब ज़ाहिर जूते चप्पलें, हम लोग तो गर्मियों की कंट्री के अंदर तो चप्पलें ही पहने घूमते हैं, मोजे और बड़े बड़े बूट तो नहीं पहनते ना, ठंडी इतनी नहीं होती, तो पैर भी एक्सपोज है। तो आप खूबसूरती चेक करें कि जो पार्ट बॉडी का एक्सपोज है उसको रिंस करना है। आप बताएं कहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा? ये साइंस की रिसर्चेज और सारी की सारी चीजें ये बताती नहीं है क्या करना है, ये ओवर द इयर्स दे हैव प्रूवन कि कुरान और सुन्नत की जो चीजें हैं वो सही हैं। तो इनको इतने साल लग रहे हैं प्रूफ करने में, जो हमारी चीजें 1445 साल पहले ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी, तो अब वो चीजें जो है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो चीजें साइंस अब प्रूफ करी कितना बेनिफिट। अब देखें आप, अभी आज मैं बात कर रहा हूं, कुछ सालों के बाद आएगा कि भाई टिश्यू से वाइप करना जो है ना सही नहीं है, बाथरूम जाए तो आप वाटर से तो वॉश करें, प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं होगा, वजह कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब अंदाजा करें। तो ये चीजें भी आएंगी ज़ाहिर। अब हैंड वॉश का आ गया भाई, सही ना, अभी हैंड वॉश का आया है कि नोज को रिंस करना, ये नहीं आया माउथ को वॉश करना। कुछ दिनों बाद कहेंगे कि एफिशिएंट तरीका यही है कि हम वजू के ऊपर, इसी के ऊपर कामयाबी। तो कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो, अल्लाह ताला से मदद मांगे, एंटीवायरल की एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, अपने आप को हमेशा बावजूद रखें। उसके बाद अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो सिम्टोमेटिक रिलीफ रखें, कोशिश करें नेचुरल इंग्रेडिएंट से ट्रीट करें। तो अब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उनकी एविडेंस है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की प्रैक्टिस है। अब कोई भी आपको दवाई मिलती है तो उसकी प्रैक्टिस का, उसकी एविडेंस जो है ना बहुत लिमिटेड होती है। तो ज़ाहिर है अगर आपका डिसीजन है कि आप वो सोर्स यूज करना चाहेंगे जो नेचुरल है और जो मैनमेड नहीं है और जिसका ज़ाहिर है ज़मीन से निकली हैं चीज़ें, वो नेचर से ज़्यादा क्लोज है, तो उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स वगैरह कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिकेशन यूज ना करें, मेडिकेशन भी यूज करें, लेकिन थोड़ा सा चॉइसेस रखें सब चीज। वो ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ों में मेडिकेशन खा रहे हैं या मेडिकेशन यूज कर रहे हैं। ज़ाहिर है अब मैं फार्मासिस्ट हूं, मैं आपको एडवाइस करूंगा, लेकिन अननेसेसरी मेडिकेशन यूज के ऊपर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। तो जहां पर जो चीज़ें हनी और लेमन से, फॉर एग्जाम्पल कि अगर खांसी हो रही है, हनी और लेमन से वो चीज़ गर्म पानी से वो पीने से आपकी सही हो रही है, तो मैं तो आपको नहीं कहूंगा ना कि आप कॉफ सिरप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कॉफ इस्तेमाल करना, आप जरूर करें, आपकी चॉइस है, आपका राइट है। तो ये तो मैंने सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया है। अब काकी साहब ने कौन सा है, सर्विस प्रोवाइड बाय कम्युनिटी फार्मेसिस्ट। अच्छा, कम्युनिटी फार्मेसी की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर पूरे सेशन पढ़े हैं वीडियोस में, तो आप देखिए उसमें मायने एलिमेंट आती है, उसके स्मोकिंग सजेशन है, उसमें सब्सटेंस मिसयूज है, उसके अंदर मेडिकेशन यूज रिव्यू है, उसके अंदर न्यू मेडिसिन सर्विस है, यू नेम इट, दिस इज अ बिग लिस्ट। तो वो सारी की सारी, और फिर यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर अप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये सब फार्मेसिस्ट यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी है उसके अलावा। अच्छा, इसके बाद है फ्यूचर ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी फार्मेसी का प्रोफेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह चाहते हैं कि हो। अब अगर लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री में जाते जाएं, तो वो इग्नोरेंस की बात है कि अगर आप लोग नहीं आना चाहेंगे कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर या हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, तो ये सिस्टम कभी इंप्रूव नहीं होगा। आप जैसे लोग जब कम्युनिटी और हॉस्पिटल के अंदर काम करेंगे, उसके बाद हम अभी मल्टीमीडिया की दुनिया में रहते हैं और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट है। मैं इस वक्त मैनचेस्टर से बैठ कर आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, इसी तरह से बहुत सारी वीडियो क्लिप्स और बहुत सारी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो अगर आप विलिंग है कोई काम करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप एक सेटअप बनाएं और अपने आप को एग्जाम्पलरी बनाएं चीज़ों के अंदर कि मैं कम्युनिटी फार्मेसी में काम करूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा और मैं इस तरह से काम करूंगा।
तो इस तरह चीजें इंप्रूव होंगी तो आज से आइंदा 10, 15, 20 साल में जाके पाकिस्तान के अंदर चेंज आएगा फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से। लेकिन अगर हम अपने आप को इग्नोर करते रहेंगे और फिर जो बंदा अच्छा काम करना चाहे भी थोड़ा सा उसके ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे, हाथ उठाते रहेंगे, यार तुमने क्या कर लिया, तो इस तरह नहीं होगा। जो छोटा सा भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उसको सराहें और उसके बाद जो है वो कोशिश करें कि उसका साथ अगर नहीं दे सकते आप तो उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करें बिना जरूरत। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है भाई, हाउ डू यू सी, अच्छा मैं कैसे देखता हूँ फ्यूचर फार्मेसिस्ट। तो मैं फिर इसी तरह से मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया कि यहाँ पर जो है लैक ऑफ ट्रेनिंग का जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है। अब लैक ऑफ जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ मेरी माशाल्लाह 12 मंथ्स की प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग हुई है। अब प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग के अंदर 240 तकरीबन उस वक्त कॉम्पिटेंसीज मीट करनी होती है। अब कॉम्पिटेंसी ये नहीं कि सिर्फ आपको इंट्रैक्शंस के बारे में पता हो, ड्रग के बारे में पता हो, कॉम्पिटेंसी ये भी है कि आपको अगर प्रिस्क्राइबर को चैलेंज करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसी अवेलेबल है तो उसका अप्रोप्रिएट तरीका क्या है। ऐसे नहीं फोन उठाया भाई गलत प्रिस्क्राइब किया तुमने, ये क्या कर दिया भाई, उसका एक तरीका, एक पूरा चैनल है, तो आप कैसे करेंगे। फिर आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन कैसी रखेंगे, अगर पेशेंट एग्रेसिव हो तो उसको आप डील कैसे करेंगे, तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज हैं। फिर आप मल्टी डिसिप्लिनरी एटमोस्फेयर में काम कैसे करेंगे, जैसे आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कंसल्टेंट भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, सोशल केयर वर्कर भी है, रिसेप्शनिस्ट भी है, सारे लोगों के साथ आप काम करते हैं, लिएस करते हैं, पेशेंट है, पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, ये सब। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है, लाइफ को छोटे छोटे ही यार, ये भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जफर भाई मैं इसको कैसे देखूं, मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो फिर वो गायब हो जाती हैं चीजें ना, तो मैं किस तरह करूंगा। ये लोड हो रहा है। बेस्ट ये कि जफर साहब आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन भेजते रहें। अच्छा, साजिद इकबाल साहब गुड जॉब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रिजवान साहब माशाल्लाह ग्रेट बॉस, थैंक यू सर। बॉस कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा 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 अच्छा, हाउ टू गेट नॉलेज अलॉन्ग विद मेंटेनिंग मार्क्स पे सेशन भी करें। अच्छा ठीक है, और सेकंड ईयर में प्रैक्टिस करने से चाहें तो कोई हो सकता है गाइडेंस दें डिटेल में। मुनीफ साहब का मैसेज आया कि गेट नॉलेज। भाई मैं अपने बारे में बताऊं आपको तो मैंने कभी भी जो है ना मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं की, हमेशा कोशिश मेरी ये थी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको पता चलेगा कि बॉडी में हो क्या रहा है। सिंपल फार्मेसी की जो स्टडी है वो बड़ी सिंपल है। पहले आप फिजियोलॉजी पता करें कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी क्या है, उसके बाद आप पैथोलॉजी पता करें कि भाई अगर कोई बीमारी होती है तो वो पैथोलॉजी जो बॉडी में हुई है समथिंग एबनॉर्मल, तो वो कहां पर हुई है। अब जाहिर है कि अगर आपको पता हो कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी का इंजन है, गाड़ी ऐसे चलती है, अब फिर ये चलना रुक गई तो फिर आपको पता होगा कि इसका जो मैकेनिज्म चलना रुका है यहां पर खराबी है, ये पैथोलॉजी है। तीसरी चीज है फार्माकोलॉजी, आप दवाई देंगे और दवाई कैसे जाके इसको करेक्ट करेगी। इन तीन चीजों के ऊपर फार्मेसी बनती है। अब फार्माकोलॉजी जाहिर है मैं एक लाइन के अंदर कह रहा हूं कैसे देके करेगी, लेकिन ये फार्माकोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स भी है, फार्माकोडायनेमिक्स भी है। तो अगर आपको समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ें तो ये आपके फ्यूचर में जाके काम आएगा। लेकिन अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी डिस्टिंक्शन आ जाए, आप टॉपर हो अपनी क्लास के अंदर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस तो वहां पर आप अपनी जो नॉलेज है, जो नॉलेज नहीं कहूंगा क्योंकि मार्क्स के लिए चीजें होती हैं वो फिर वो मेमोराइजेशन होती है। अब मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इट वुडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन नॉलेज और कॉन्सेप्ट जो है दे विल लास्ट फॉर एवर। और फिर जब आप प्रैक्टिस के अंदर आते हैं तो अपनी थियोरेटिकल नॉलेज या कॉन्सेप्ट जो आपने गेन किए हैं उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन जो आपने रट्टे लगा के मार्क्स गेन किए कि भाई इससे मेरे मार्क्स तो आपके जबरदस्त आएंगे, भाई आप टॉप कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये नहीं कि सर्वाइव, बहुत सारे लोग रट्टा लगा के भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन ये कि जाहिर है आगे जाने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल किसी को समझाना है, कोई कॉन्सेप्ट देना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद भाई थैंक यू आसिफ साहब, थैंक यू आपके एफर्ट का, एप्रिसिएशन का। अच्छा भाई और क्या है भाई, अपना 18 मोर कमेंट्स। अच्छा भाई तो ये कौन सा कमेंट है बॉस। अच्छा यार ये पढ़ना जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वांट टू नो विच इज इजी फार्मेसी टू गेट स्टूडेंट वीजा। अच्छा ये कहने के हसन रजा साहब का मैसेज आया कि किस तरह कौन सी चीज इजी है, स्टूडेंट वीजा या रेस्पेक्टिव कंट्री का रजिस्ट्रेशन। अच्छा डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें। बाहर आने के लिए भाई पहले देखना है कि भाई आपके पास जेब में पैसे कितने, क्योंकि बिलीव इट और नॉट ये दुनिया पैसे की है भाई। आपकी जेब में पैसे हैं, आप दुनिया भर घूम सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पैसे नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब मुश्किल होने का मतलब ये नहीं कि नामुमकिन है, तो अपने आप को डिसार्ड नहीं करें, लेकिन पैसा होना ज़रूरी है, ज़रूरत है लाइफ की। पैसा इज़ नॉट अबाउट एवरीथिंग, लेकिन ज़रूरत है। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आने के लिए या ऑस्पैप पर आने के लिए ऑन स्टूडेंट वीज़ा खर्चा मोरलेस सेम है। फ़र्क क्या है कि आपको आइट्स निकाल के अपने आप को मनवाना है, 7 इन ऑल चाहिए आपको ऑस्पैप के अंदर, मेरी वीडियोज़ में आपने देखा है, और इससे कम जो है ना वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा पे किसी और कोर्स में आना है, वो बहुत लंबा रूट है, और मैं सजेस्ट और रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आइट्स लेके किसी और कोर्स पर आए। यहाँ पर 2-4 साल जो है वो बहुत बुरी, मतलब या हालात जो है स्टूडेंट के वो इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। मतलब ये कि आप जॉब्स करेंगे, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपकी सेविंग बहुत लिमिटेड होगी, और उसके बाद आप क्वालिफिकेशन भी वो अचीव कर रहे हैं जिसका आपको फ्यूचर के अंदर काम नहीं आने वाली है, तो फिर बड़ा मुश्किल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लोग यहाँ पर MBA करने आते हैं, तो MBA करके पाकिस्तान जाना तो ठीक है कि आपको यूनाइटेड किंगडम का MBA है और पाकिस्तान जाके अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल जाएगी। लेकिन MBA करके आप अगर चाहें कि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर मार्केटिंग की जॉब करें, तो आई एम रियली सॉरी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेज की प्रोफेशनसी चाहिए और मार्केटिंग स्किल्स भी चाहिए। तो पाकिस्तान से जब हम लोग आते हैं तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हम बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का और बेचने में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको बेचने के अंदर कोई चीज़, सेल्स मार्केटिंग के अंदर आपको लैंग्वेज की प्रोफेशनसी बहुत ऊपर प्रोफेशनल लेवल की चाहिए होती है। अच्छा अभी क्या है, अच्छा इन्होंने कहा है कि भाई थैंक यू हसन रजा साहब, आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। अच्छा ये क्वेश्चन लाइक टू, अच्छा ये मुबशिर साहब ने कहा था, मैं रिप्लाई करना, आई वुड लाइक टू माइग्रेट टू यूके। मुबशिर साहब बेस्ट रूट आपके लिए है कि आप आइट्स निकालें, ऑस्पैप रूट के ऊपर आएँ, मेहनत करें, ऑस्पैप पास करें, उसके बाद 1 साल का वर्क परमिट लें, जो मास्टर्स है ऑस्पैप में करने के बाद उसमें आप 1 साल की प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग करें, अपने आप को यूके में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनवाएं। बनवाने के बाद यहाँ पर रिमोट एरियाज के अंदर अभी भी Tier 2 लग रहा है, आज भी लग रहा है, और लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि उनको फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल ही वर्क परमिट बंद हो गए, लेकिन आपको ये 2 साल की एफर्ट करनी पड़ेगी। ओवरऑल 1 साल की एफर्ट है जिसमें आपको फीस देनी और पढ़ाई करनी है, बाकी दूसरा साल तो आपकी ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग में आपको 18,000 और 20,000 के दरमियान तकरीबन अगर आप निगोशिएट करें तो आपको पैसे मिलते हैं पेड। तो आपको पे नहीं करने, उल्टा आपको सैलरी मिलेगी सेकंड ईयर में। तो अगर आपने किसी से लोन भी लिया है, अगर पैसे नहीं है, तो अगले साल जो है और 2 साल के बाद जब आप फार्मेसिस्ट लगेंगे तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक में उतार भी सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बशीर साहब का मैसेज आया है, लास्ट 5 आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बशीर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप डायरेक्टर हैं 5 साल में, आपने बहुत अच्छा किया अपने लिए, फार्मेसी कम्युनिटी के लिए कुछ करें, थैंक यू। अच्छा सरिश खान का आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फार्मासिस्ट इनका है, सेटअप डेवलप करने, ठीक है मैंने आंसर कर दिया। अच्छा अहमद बशीर का मैसेज आया, क्या MSc क्लिनिकल फार्मेसी का कोई एडवांटेज है अब्रोड में? MSc क्लिनिकल फार्मेसी जो है ना वो प्रैक्टिस बेस्ड डिग्री है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको MSc क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ा रही है क्लासरूम के अंदर और आपको डिग्रियां दे रही हैं तो अच्छा है उसके लिए भी, क्योंकि वो कमा रहा है पैसे आपको पढ़ा के, आपके लिए भी अच्छा है कि आपके पास डिग्री है, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यूके में MSc क्लिनिकल फार्मेसी होता है ओवर 3 ईयर्स, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है एज अ फार्मासिस्ट। तो कोई अगर पाकिस्तान से आके यहाँ के मैंने MSc क्लिनिकल फार्मेसी की है तो वो नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि उसको यहाँ पर पहले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ेगा, और उसके बाद प्रैक्टिस के अंदर से हॉस्पिटल बेस के अंदर, क्योंकि उसकी मॉड्यूल्स मैं बताऊं जो मैंने क्लिनिकल फार्मेसी की, तो उसकी मैं मॉड्यूल आपको बताता हूँ। एक्यूट पेशेंट ये मॉडल है, क्रॉनिक पेशेंट ये मॉडल है, पेशेंट सेफ्टी ये मॉडल है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग ये एक मॉडल है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये एक मॉडल है। ये सारे जो उसके मॉड्यूल्स हैं 20 क्रेडिट 10 क्रेडिट इस तरह मिलके ये सारी चीजें, इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेशन ये एक मॉडल है। अब आप अंदाजा करें कि आप यहां पर फार्मासिस्ट काम नहीं कर रहे हैं तो आप एक्यूट पेशेंट के बारे में क्या जानते हैं, एक्यूट पेशेंट के क्या मसले मसाइल है। जब तक आप वार्ड्स में एक्यूट पेशेंट की वार्ड्स में काम नहीं करेंगे आप बता ही नहीं सकते वो चीजें। हाँ आप कर लेंगे इंटरनेट से निकाल के सोर्सेस, लेकिन वो जाहिर है फिर वो तो वही वाला करना होगा जो फार्मेसी पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ने वाला भी पढ़ा रहा है पढ़ के, और पढ़ने के बाद भी मतलब कहानियां हैं बेसिकली। जो पढ़ा रहा है उसने भी पढ़ा हुआ है, कहीं प्रैक्टिस नहीं की, उसने भी कहानियां सुनी हुई हैं, आगे से पढ़ के और अपनी कहानियां अच्छी तरीके से बता रहा है। और आप समझे मेरी बात, ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा इसके ऊपर। अच्छा ये हो गया है, लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा भाई ये और क्वेश्चंस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जफर साहब क्या कहते हैं आप?
अच्छा, और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मैं फिर 10 o'clock पर सेशन रिज्यूम करूंगा, अनलेस कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो दैट नीड्स आंसरिंग या एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आई हैव डन, हिरा शेख का मैसेज आया है, आई हैव डन एमफिल फार्माकोलॉजी इफ आई वांट टू अप्लाई यूके फॉर विच फील्ड आई बी एप्लीकेबल। अच्छा हिरा शेख, आप एमफिल करें, पीएचडी करें या कोई भी डिग्री करें, अगर आपको यूके में एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करना है तो आपको बेसिक जो रूट है ऑस्पैप रजिस्ट्रेशन फार्मेसी वो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सजेशन मार रही हैं कि एमफिल के बाद फार्माकोलॉजी में आप क्या करना चाह रही हैं, तो एमफिल के बाद आप पीएचडी में अप्लाई करें। पीएचडी फार्माकोलॉजी के अंदर जो है ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, रिसर्च बेस्ड डिग्री है, और आप एमफिल रिसर्च में किया हुआ ज़ाहिर है, मास्टर फिलोसफी है, तो आप फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अप्लाई करें और रिसर्च करें। लेकिन ज़ाहिर है ये फार्मेसी प्रैक्टिस से थोड़ा सा हटके है, ये भी एक फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, मेरा रिसर्च से ताल्लुक नहीं है, तो मैं इस मामले में फर्दर आपको गाइडेंस नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद एमफिल पीएचडी मैंने नहीं किया। अच्छा, बीनिश का है, व्हाट इज द फार्मेसी फ्यूचर इन यूके एज वेल एज वी आर क्लोजिंग लॉट्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। अच्छा बीनिश, चलिए आपने बहुत अच्छी बात की बीनिश ने कि फार्मेसी जो है वो क्लोज हो रही है यूके के अंदर, बिल्कुल सही कहा। उसकी एक वजह है, एनएचएस जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका बिलियंस ऑफ पाउंड का बजट है, बिलियंस मतलब पाकिस्तान के बजट से आप तो पूरा पाकिस्तान का बजट कंपेयर नहीं करते, क्योंकि एनएचएस दुनिया की दूसरी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल है, और ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है। एनएचएस वॉज द रीजन ब्रेक्जिट हुआ है और ब्रिटेन ईयू से अलग हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे और हजारों पाउंड और लाखों पाउंड्स की ट्रीटमेंट करा के चले जाते थे फ्री में। तो अब हुआ क्या है, हुआ ये कि एनएचएस के पास हो गए पैसे शॉर्ट और गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर पा रही इतने, तो इन्होंने क्या किया है कि उन जगह पर जहां पर ये पैसे सेव कर सकते हैं वहां पर कटिंग शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल फार्मेसी जो ओनर्स हैं उनको हर साल एक स्टैब्लिश फंड के हिसाब से ये नाम से एक फंड मिलते थे, तो वो फंड अप्रोक्सीमेटली 12,000 से 15,000 के दरमियान थे पर एनम, जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मुझे कहा गया है, मैंने इसकी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन वो तकरीबन अराउंड दैट इतने पैसे थे सालाना। अब ये बंद हो रहे हैं इस साल से। बहुत सारी फार्मेसीज हैं जो सरवाइव करती हैं, फॉर एग्जांपल बूट्स अपने काफी सारे स्टोर्स बंद कर रहा है, और उसकी वजह क्या है कि वो जगह जहां पर उनका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा, तो उनको फिर प्रॉफिट की जगह वहां पर लॉस होगा, तो इसलिए क्लोज करें। फार्मेसिस्ट का इंपैक्ट कैसे होगा इसके ऊपर, ज़ाहिर है फार्मेसिस्ट जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ज़ाहिर उनको गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, तो अब जब गवर्नमेंट के पैसे रिस्ट्रिक्टेड होंगे तो फिर सर्विस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, और क्वेश्चन क्या है, गाइड करें, यूके में एडमिशन लेना है, प्लीज टेल मी प्रोसीजर सेकेंडरी प्रैक्टिस। अच्छा, आपको यूके में एडमिशन लेना है, प्रोसीजर के लिए आप ऑस्पैप की वीडियो देखें, ऑस्पैप इज दी ओनली रूट अगर आप यूके में आगे से फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दूसरे कोर्सेज में आएंगे तो फार्मेसिस्ट की तरफ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आप यहां से डिग्री लेंगे, वापस जाएंगे, और फिर डिग्री लेने के बाद यहां पर भी आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी तो किसी फार्मेसी के अंदर डिस्पेंसर की जॉब मिलेगी, जिसके लिए आपको जरूरत नहीं है, आप ओवर क्वालिफाइड होंगे इस जॉब के लिए। तो कितनी भी डिग्री आप फार्मेसी में ले लें, यू कैनॉट वर्क एज अ फार्मेसिस्ट इन यूनाइटेड किंगडम अनलेस कि आप वो रजिस्ट्रेशन का रूट लें, ठीक है। अच्छा, अगेन सोहेल खटक साहब ने मैसेज किया है कि भाई मैं सऊदी अरब में फार्मेसिस्ट हूं, मेरे पास कोई क्लिनिकल डिग्री नहीं है, सिर्फ फार्मडीए, कैन आई प्रैक्टिस। अच्छा, पहली चीज ये आपके पास डॉक्टर फार्मेसी इटसेल्फ इज अ क्लिनिकल डिग्री, सही है, लेकिन आप यूके के अंदर फार्मेसिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी रूट से, किसी भी कंट्री से आए, आपको ऑस्पैप के अलावा कोई एग्जामिशन नहीं है, तो आप ऑस्पैप के थ्रू ही आएंगे, वही आइल्स करेंगे, वो जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तानियों के लिए है, वही रिक्वायरमेंट कैनेडियन अमेरिकन के लिए भी है, वही रिक्वायरमेंट जनाब ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन है क्योंकि सिस्टर कंट्रीज हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यूरोप की एग्जामिशन थी, यूरोपियन कंट्रीज की एग्जामिशन थी कि वो आके प्रैक्टिस कर सकते थे बीइंग इन द ईयू, यूनाइटेड यूरोपीय यूनियन, लेकिन अब ब्रेक्जिट हो गया है तो उनकी भी गाइडलाइंस चेंज होगी, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग से बनेगा, तो सिवाय इसके जो है वो कोई और चीज नहीं है। अच्छा, सेकेंड ईयर में प्रैक्टिस कैसे की जाए सर। अच्छा, मुनीस साहब का मैसेज है, सेकेंड ईयर में कैसे प्रैक्टिस की जाए। सेकेंड ईयर के अंदर आप भाई आपको पढ़ना है तो आप, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कॉन्सेप्ट्स बना के पढ़ें किसी भी चीज का। और अब तो आप लोग इतने जबरदस्त दौर में रह रहे हैं कि आपके पास वीडियोज हैं, जिस वक्त हमने फार्मेसी की उस वक्त यूट्यूब की वीडियोज और ये सारी चीजें नहीं थी, तो आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें तो गाइडन ओपन करनी होती थी फिजियोलॉजी के लिए, तो गुडमैन गिलमैन ओपन करनी थी, तो ये किताबें ओपन करनी होती थी हम लोग को, और ढूंढना था, दोस्तों से डिस्कशन होती थी। आप लोग के पास इतने सारे सोर्सेज हैं, तो आप लोगों के पास आई डोंट सी एनी रीजन कि से कि आपको समझ में नहीं आ रही चीजें। अगर आप लोग को क्लास में समझ में नहीं आता तो आप लोग डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट्स बना के पढ़ें दोबारा। अच्छा, और क्या कमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से
ये कमेंट्स यही आए हैं अभी तक फिलहाल। तो ये ट्रायल वर्जन था हमारा लाइव वीडियो का और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहा है। जहाँ तक रिस्पॉन्स देखें, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, अपॉलॉजीज हैं। अच्छा, मुनीर साहब का एक और मैसेज आया 1 मिनट पहले। वो ये कहते हैं, मुनीर साहब बहुत एक्टिव हैं, आपका एक्टिव रहने का शुक्रिया। ये काफ़ी फार्मेसीज हैं जहाँ फार्मेसिस्ट हैं लेकिन कोई क्वेश्चन पूछे जाए मेडिकेशन गाइड ले तो खो देते हैं। ये डॉक्टर की प्रैक्टिस उनको पता है, कहने हैं फार्मेसिस्ट। अच्छा मुनीब साहब, ये काफ़ी फार्मेसिस्ट, अच्छा जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि ये प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग है। जब तक आप सिचुएशन के अंदर नहीं आएंगे और खोल के चीज़ें किताबें नहीं देखेंगे, आपको याद नहीं होंगी चीज़ें, सही है ना। फॉर एग्जांपल छोटी सी मसला है, एक फ़ोन आया उस दिन मेरे पास, तो लर्निंग के हिसाब से बता रहा हूँ। फ़ोन क्या आया कि भाई अगले दिन बैंक हॉलीडे था, 2 दिन की छुट्टी थी और मैं फार्मेसी के ऊपर कम्युनिटी फार्मेसी में शिफ्ट कर रहा था सुबह की, एमरजेंसी कवर। तो मुझे फ़ोन आ गया मेरी कल की फ़्लाइट है और मुझे डायरिया हो गया है, और पहले तो मुझे जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था, अब डायरिया भी हो गया, मैं क्या करूं। डॉक्टर ने मुझे अमोक्सिसिलिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया, मैं कहाँ जाऊं, कल मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अमोक्सिसिलिन ले रही हैं, अमोक्सिसिलिन का वेरी कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया, तो आप उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, या तो आप ऑल्टरनेट प्रिस्क्राइबिंग कर लें, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका जीआई रिलेटेड साइड इफेक्ट होता ही है। तो एक तो चीज़ ये है कि आप दोबारा डॉक्टर के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि कोई दूसरा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें जिसके अंदर डायरिया ना हो, ठीक है ना। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप लोपेरामाइड ले लें और एंटीबायोटिक को कंटिन्यू करें और साथ में लोपेरामाइड लें, और ज़ाहिर है फूड डाइट को अपनी कंट्रोल करें, इंशाल्लाह यू बी फाइन। तो मतलब कहने का ये है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आपको पता होना चाहिए कि डायरिया जो है अमोक्सिसिलिन का वेरी कॉमन साइड इफेक्ट है, तो उसके अंदर परेशानी की जरूरत नहीं। और इसको डायरिया हो गया, अमोक्सिसिलिन ले रही, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये ज़रूरी है। अच्छा, मुझे गाइड करें, मैं यूके एडमिशन लेना है, एमबीए में प्रोसीजर बता दें। एमबीए में एडमिशन लेना है आपको, यूके आना है, तो सर बेस्ट बंदा आपके लिए कंसल्टेंट जो कराची के अंदर कंसल्टेंसी खोल के बैठे हुए हैं और स्टूडेंट वीज़ा दे रहे हैं, आपको एमबीए के एडमिशन बताएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी चीप है वो बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे क्या है। मैं यूके में फार्मासिस्ट हूँ और मैं आपको फार्मासिस्ट के रूट पर यूके आने के लिए गाइड कर सकता हूँ। तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। अच्छा, आई एम रजिस्टर्ड, अच्छा ये हो गया, चलिए ठीक है सर, ये क्वेश्चंस हो गए आंसर। तो अभी अगर अनलेस कि आपके पास कोई और क्वेश्चन है, जफर साहब आप मुझे ग्रीन लाइट दें कि आई एम गुड टू गो, तो फिर आई फिनिश। तो इनका मैसेज आया है, तो आई थिंक आई हैड अ वेरी गुड सेशन, इंटरेक्टिव सेशन विद यू, आप लोगों के क्वेश्चन से और ज़्यादा इंटरेक्शन बना दिया है। तो अपना थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखें। और अभी ये सेशन ख़त्म करते हैं फिर हम लोग। जफ़र साहब का मैसेज नहीं आया है अभी, तो 1 मिनट ज़रा मैं ये दे दूँ। तो अच्छा, एक और आया है सेशन, किसका क्वेश्चन आया है? जफर मैसेज नहीं आ रहा है जफर साहब का, लगता है जफर साहब मसरूफ है, तो कोई इश्यू नहीं है इंशाल्लाह। तो हमारा आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के क्वेश्चंस। और इस तरह अगर हम लाइव सेशंस करेंगे बाद में भी, तो पहले से अनाउंस करेंगे, थोड़ा सा इमरजेंसी बेसिस के ऊपर रात में अनाउंस हुआ है, क्योंकि मुझे ये ट्रायल करना था और जफर से ही बात हुई थी और दूसरों से ही बात हुई थी और जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं फार्मासिस्ट उनसे ही बात हुई थी, लेकिन टाइम की अवेलेबिलिटी की वजह से ये पोस्टपोन होता रहा। अगेन अपॉलॉजीज के 10 o'clock की सजेशन हुई थी, लेकिन 10 o'clock का मतलब है यहाँ पर 5 o'clock हो, तो वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे फिर कभी इंशाल्लाह, लेकिन 5 o'clock की कमिटमेंट जो है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने लाइव सेशन वॉच किया, आई होप कि एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट ऑन आवर फैमिली पेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।